नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत। पिछले ई क्लास में हमने प्लेटो के साम्यवाद के बारे में समझा कि प्लेटो का साम्यवाद क्या है और उसने इसकी व्यवस्था क्यों की। प्लेटो साम्यवाद की और शिक्षा की योजना केवल आदर्श राजा की प्राप्ति या दार्शनिक राजा की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति के लिए उसने साम्यवाद की व्यवस्था की, और दो प्रकार के साम्यवाद की व्यवस्था वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में बताता है। कुछ हद तक ऐसी साम्यवादी व्यवस्थाएं यूनान के नगर राज्यों में प्लेटो की रिपब्लिक के द्वारा बताई गई हैं। जैसे क्रीट में भूमि पर सामूहिक अधिकार की बात करता है या सामूहिक संपत्ति समझी जाती थी, और कुछ नगर राज्यों में स्त्रियों को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी को दूसरे पुरुषों को दे दिया जाता था। लेकिन चूंकि ऐसी व्यवस्था अब तक इस विश्व में कहीं भी स्थापित नहीं हो पाई है, इसलिए इस साम्यवाद की काफ़ी आलोचना भी की गई, और प्रमुख आलोचकों में इनके प्रमुख शिष्य अरस्तु द्वारा ही की गई हैं इसकी आलोचनाएं। और भी दार्शनिकों ने इनके साम्यवाद की आलोचना की, लेकिन उनमें इनका प्रिय शिष्य अरस्तु, जो इनके अकादमी का शिष्य भी था, उसने बढ़ चढ़कर इनके साम्यवादी व्यवस्था की आलोचना की है। आज हम प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद की आलोचना के बारे में अरस्तु के द्वारा बताए गए जो थ्योरीज हैं या बिंदु हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अरस्तु ने परिवार संबंधी जो आलोचना की है उसमें पहला जो बिंदु बताया है, उनका कहना है कि पशु जगत के नियम मानव के लिए या मानव के लिए मान्य नहीं हो सकते, मानव समाज के लिए मान्य नहीं हो सकते। इस संदर्भ में अरस्तु कहते हैं कि प्लेटो ने परिवार संबंधी साम्यवादी दर्शन में पशु जगत के अनेक नियमों को माना है। जैसे नस्ल सुधारने के लिए अस्थायी रूप से विवाह संबंधों का समर्थन प्लेटो करता है, स्त्रियों को सैनिक वर्ग में शामिल करना आदि की बात करता है। परंतु आलोचकों ने इन पशु जगत के नियमों को मानव समाज में लागू करना अनैतिक माना है, क्योंकि इससे मानव समाज पशुवत हो जाएगा। और इस आलोचना में बहुत कुछ आधार भी है कि यदि परिवार के साम्यवाद को, जिसकी बात प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में की है, उसको अगर मानव समाज में लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से फिर मानव और जानवरों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए इसकी आलोचना की गई है। दूसरी आलोचना के रूप में अरस्तु कहते हैं कि श्रेष्ठ संतान की अनिवार्यता नहीं है। प्लेटो अपने साम्यवादी सिद्धांत में बताता है कि श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसकी वो आलोचना करते हैं या इसको अनिवार्य नहीं मानते हैं कि ऐसा करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। प्लेटो ने श्रेष्ठ स्त्री पुरुषों के जोड़ों की व्यवस्था करके आनुवांशिकता के तत्व को पर्याप्त महत्व दिया है, किंतु वह अभिभावक वर्ग की संतान को उचित वातावरण नहीं दे सकता, क्योंकि
सार्वजनिक शिशु गृहों में राजकीय कर्मचारियों की देखरेख में पलने वाले बच्चों का उचित प्रकार से भावनात्मक व नैतिक विकास संभव नहीं है। यह कार्य केवल परिवार के माध्यम से ही माता पिता के द्वारा किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चे माता पिता से दूर रहते हैं या उनकी देखभाल कोई और करता है तो उनमें नैतिकता और भावनात्मक सिद्धांतों का विकास संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है और इसी को अरस्तू ने इसमें बताया है। अरस्तू ने प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद में पैदा हुए और बड़े हुए बच्चों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए कहा है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से चचेरा भाई होना अच्छा है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के रूप में यदि कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी देख रेख न उसके माता पिता करेंगे न वो परिवारजनों के साथ रहेगा। तो अरस्तु कहता है कि पुत्र होने के बजाय तो उसका चचेरा भाई होना ज़्यादा अच्छा है। जो तीसरी आलोचना परिवार के साम्यवाद के रूप में अरस्तु ने की है उसमें ये बताया कि योजना के असफल होने की प्रबल संभावना है। प्लेटो ने अपने साम्यवाद में जो परिवार रूपी साम्यवाद की व्यवस्था की बात की है उसके बारे में उन्होंने कहना है कि यह योजना बिल्कुल असफल होगी, ऐसी संभावना ज़्यादा है। प्लेटो की साम्यवाद संबंधी योजना इस विश्वास पर आधारित है कि माता पिता अपने संतान को नहीं पहचान सकेंगे और इस कारण पक्षपात का जन्म नहीं होगा, किंतु मानव स्वभाव का ही ऐसा है कि माता पिता चेहरे की आकृति तथा मनोदशा तथा अन्य तरीकों से इनकी पहचान कर सकते हैं। अतः पहचान होने पर उसकी साम्यवादी योजना ही समाप्त हो जाएगी। मतलब योजना क्या थी प्लेटो के साम्यवाद की, परिवार के साम्यवाद की योजना ये थी कि आदर्श राजा तब ही रह पाएगा तब वो परिवार से या अपने संतान से दूर रहेगा, तो वो कामनी और कंचन से दूर रह पाएगा और उसमें लोभ का, लालच और स्वार्थ की भावना उत्पन्न नहीं होंगी। और वो ये जब चीज़ें नहीं आएंगी तो आदर्श राजा या दार्शनिक राजा आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना कर पाएंगे। ये उसकी योजना थी। लेकिन इस योजना के असफल होने की उन्होंने संभावना बताई और उसका कारण ये बताया कि मानव अपने संतान को चेहरे से, अपने मनोदशा से और कई अन्य तरीकों से पहचान सकता है कि ये मेरा पुत्र है या यह मेरी संतान है। चौथी आलोचना के रूप में अरस्तु कहते हैं कि परिवार का अंत अनुचित है। ये भी इस आलोचना में भी बहुत बड़ा पक्ष है या इसका आधार है, क्योंकि परिवार से कुटुंब और कुटुंब से समाज और समाज से राज्य का निर्माण हुआ है। और जो परिवार के साम्यवाद की बात प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में की है, अगर परिवार का अंत हो जाएगा तो ये माना जा सकता है कि वो मनुष्य वापस आदिम युग की तरफ चला जाएगा और राज्य रूपी संस्था की स्थापना नहीं कर पाएगा। इसमें अरस्तु के अनुसार प्लेटो परिवार के महत्व को समझने में ही असमर्थ रहा है। परिवार रूपी संस्था का अंत करना अहितकारी होगा, क्योंकि ये मानव स्वभाव पर आधारित संस्था है तथा यह नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। राज्य के नाम पर या शासक वर्ग के नाम पर समाज या परिवार का अंत उचित नहीं है, क्योंकि आदिम समाजों के विकास के परिणाम में इस ऐतिहासिक संस्था की स्थापना हुई है। उसे समाप्त करना वापस आदिम युग या असभ्यता के युग में जाने जैसा होगा। और ये सही बात है कि अगर परिवार रूपी संस्था का अंत अगर हो जाता है, जिसमें परिवार का मतलब पति पत्नी, पुत्र पुत्रियाँ
और अन्य संबंधी होते हैं, अगर ये संस्था ही समाप्त हो जाएगी तो फिर मनुष्य आदिम युग में चला जाएगा, जो कि असभ्यता का युग कहा जाएगा। पांचवी आलोचना के रूप में अरस्तु प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यौन संबंधों की दृष्टि से अनैतिक व्यवस्था है ये, और ये आलोचना भी काफ़ी हद तक अपना मजबूत पक्ष रखती है। प्लेटो के परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था केवल अस्थायी विवाह संबंधों को स्वीकार करती है और इसे भी एकमात्र यौन संबंध स्थापित करने का रूप देती है, किंतु वास्तव में विवाह न केवल यौन संबंध होता है बल्कि यह स्त्री पुरुषों के बीच नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक संबंध भी होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि केवल यौन संबंधों की संतुष्टि के लिए ही ये विवाह संबंध नहीं होते हैं। इनमें नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक और मानवीय सद्भावनाएं भी इसमें जुड़ी हुई होती हैं, और इस आलोचना में भी बहुत बड़ा पक्ष है। छठी आलोचना के रूप में अरस्तु कहते हैं कि यह परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था स्वयं के न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है। वो किस तरह से है, इसके बारे में कहते हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर कार्य करना ही न्याय है। मतलब एक रूप में प्लेटो कहते हैं कि सद्गुण ही न्याय है और न्याय ही सद्गुण है, और न्याय को इस रूप में उन्होंने व्याख्या की है कि जो व्यक्ति जिस कर्म को बहुत अच्छे से कर सकता है या जिसमें जिन गुणों की अधिकता है वो अपना कार्य करे और किसी दूसरे कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, वो ही न्यायी है। लेकिन ये उसके परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था उनके न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध ही है। किंतु प्लेटो परिवार संबंधी साम्यवाद में इस न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से स्त्रियों में बच्चों के लालन पालन का गुण पाया जाता है। अपने साम्यवाद में वह इससे स्त्रियों को अपने स्वाभाविक गुणों के आधार पर आधार संबंधी कार्य न करने के लिए कहता है। अतः यह स्त्रियों के संबंध में न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि न्याय सिद्धांत में प्लेटो ये समझाता है कि जो उसका स्वाभाविक गुण है, जिस व्यक्ति में जिस तरह के गुण हैं वो अपना कर्म करे, यही न्याय है। अब स्त्रियों क्योंकि वो माँ होती हैं, माँ बनती हैं, वो उनका स्वाभाविक गुण है और बच्चों का लालन पालन का, और वो इस गुण को ही स्त्रियों से छीनते हैं साम्यवाद व्यवस्था के रूप कारण। तो ये खुद के न्याय सिद्धांत के विरुद्ध है। अगली और सातवीं आलोचना के रूप में अरस्तु कहते हैं कि यह व्यवस्था अमनोवैज्ञानिक व अव्यावहारिक सिद्धांत है। परिवार के साम्यवाद की योजना अपनी प्रकृति से ही अव्यावहारिक है, और यही कारण है कि इस योजना को अपने जीवन में तथा वर्तमान युग में स्थापित नहीं किया जा सकता और नहीं किया जा सका है। प्लेटो ने स्वयं रिपब्लिक की इस योजना को त्याग कर अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी पुस्तक लॉज में इस प्रकार के साम्यवाद को मान्यता नहीं दी है। ये बहुत बड़ी साम्यवाद की आलोचना के रूप में माना जाता है कि स्वयं प्लेटो अपने अंतिम दिनों में अपनी पुस्तक द लॉज में इस प्रकार के साम्यवाद को मान्यता नहीं देता है या इस सिद्धांत की आलोचना करता है। परिवार के साम्यवाद की आलोचना के बाद अब हम संपत्ति संबंधी साम्यवाद की आलोचना के बारे में, जो उनके प्रिय शिष्य अरस्तु थे उन्होंने जो कहा है उसके बारे में जानेंगे। जो
प्रथम आलोचना संपत्ति के साम्यवाद की है अरस्तु ने, उसमें यह है कि सद्गुणों के विकास में बाधक है। प्लेटो का जो सिद्धांत है संपत्ति के साम्यवाद का, उसके आलोचना में पहली आलोचना जो अरस्तु ने बताई वो है कि सद्गुणों के विकास में यह व्यवस्था या यह साम्यवादी व्यवस्था बाधक है। अरस्तु ने बताया कि निजी संपत्ति की व्यवस्था अनेक सद्गुणों के विकास में सहायक होती है, जैसे दान देना या किसी की मदद करना, दया भाव, आतिथ्य सत्कार तथा परोपकारी कार्यों में निजी संपत्ति के अभाव में ये कार्य नहीं किए जा सकते। प्लेटो ने केवल निजी संपत्ति के अवगुणों पर ही ध्यान दिया है, जो कि अनुचित है। मनुष्य में या मानव में सद्गुण संपत्ति के कारण आते हैं और वो संपत्ति के माध्यम से दूसरों व्यक्तियों की या मानव समाज की बहुत सारी मदद कर सकता है, सेवा कर सकता है। लेकिन अगर संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था लागू हो जाएगी तो ये सद्गुणों के विकास में बाधक होगी। दूसरी जो संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना है वो राज्य की एकता को खतरा अरस्तु ने बताया है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था के साम्यवाद की व्यवस्था अगर राज्य द्वारा की गई तो राज्य की एकता को खतरा हो जाएगा। और इस बारे में कहता है कि प्लेटो का निजी संपत्ति का साम्यवाद समाज को दो भागों में विभाजित करता है, एक ओर संपत्ति विहीन अभिभावक वर्ग तथा दूसरी ओर संपत्तिवान उत्पादक वर्ग। और क्योंकि जब दो वर्ग, एक संपत्तिहीन हो जाएगा, एक संपत्तिवान हो जाएगा, तो समाज और राज्य दो भागों में या दो वर्गों में बढ़ जाएगा और वो अपने विचारों के कारण आपस में कई विरोधाभासी कार्य करेंगे, जिससे राज्य की एकता को खतरा हो सकता है। अतः संपत्ति के हितों की दृष्टि से संपूर्ण राज्य दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाता है। इससे राज्य की एकता को खतरा हो सकता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। और ये कुछ हद तक सही भी है कि अगर राज्य वर्गों में विभाजित हो जाएगा तो उनमें संघर्ष होने की स्थिति हो सकती है, जिससे राज्य की एकता को खतरा हो सकता है। तीसरी जो संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना का बिंदु है वो है कि यह अर्ध साम्यवाद की स्थापना है। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद को केवल मात्र अभिभावक वर्ग के लिए लागू किया है, जो कि समाज का एक अंश मात्र भाग होगा। अभिभावक वर्ग की संख्या बहुत कम होगी तो समाज का एक अंश मात्र ही होगा, जबकि दूसरी ओर जो कि संपत्तिवान होगा वह समाज का बहुत बड़ा भाग होगा या उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो ये अर्ध साम्यवाद की श्रेणी में अरस्तु इसको मानता है और इसी कारण प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी है, जो कि उचित प्रतीत होती है। चौथी आलोचना अरस्तु ने जो संपत्ति के साम्यवाद की है कि संपत्ति की समस्याएं सुलझाने में शासक वर्ग असमर्थ। आलोचकों का मत है कि दार्शनिक शासक वर्ग संपत्ति विहीन वर्ग है और इसलिए संपत्ति संबंधी कठिनाइयों का उचित ज्ञान उनको नहीं होगा। इस स्थिति में संपत्ति संबंधी उठने वाले राज्य तथा उत्पादक वर्ग के बीच विवादों का निपटारा शासक वर्ग द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव होगा। इन आलोचनाओं के निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो अरस्तु कहता है कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा तो उचित साधन है, किंतु साम्यवाद नहीं। अरस्तु कहता है कि प्लेटो ने केवल संपत्ति के दोषों को ही ध्यान में रखा है, जबकि मनुष्य के जीवन में उत्साह पैदा करने के लिए निजी संपत्ति अनिवार्य है।
और ये बात सही भी है कि बिना संपत्ति के मनुष्य का या समाज का विकास रुक जाएगा या बाधित हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि उत्साह पैदा करने के लिए निजी संपत्ति अनिवार्य है। प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक बीमारियों का भौतिक इलाज प्रस्तुत करता है। एक दास को जंजीरों से मुक्त करके आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार निजी संपत्ति से व्यक्ति को दूर कर उससे अच्छाइयों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इस ई क्लास में आज इतना ही। अगली क्लास में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।